हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने हमारा जो नया टॉपिक था पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल उसको स्टार्ट कर दिया था और उसका बेसिक समझ करके उससे रिलेटेड कुछ मीडियम लेवल के हम क्वेश्चंस कर चुके थे। आज की क्लास में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और कुछ स्टैंडर्ड के क्वेश्चन करेंगे। मतलब स्टैंडर्ड के क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, गेट में आने लायक क्वेश्चंस हम आज की क्लास में करेंगे और कुछ और नए कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो हम पिछली क्लास से कंटिन्यू करते हुए और क्वेश्चंस लेते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने में हम सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे। इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है वो देखते हैं एक बार, कि मैं यहाँ पे एक पीरियोडिक सिग्नल का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये एक पीरियोडिक सिग्नल का डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया है और ये सपोज करें ये सिग्नल है xt और इसका पीरियड मैं कह रहा हूँ -2 0 2, देन इसके बाद में इसको मैं कह देता हूँ 4 और ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये अपने 2 रखना है ना हमें, तो 2 का मीनिंग मैं इसको कह देता हूँ यहाँ पे 5 3 7। देखिए मैंने एक पीरियोडिक सिग्नल का डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है। इस सिग्नल के डायग्राम में हम देखें तो पीरियड कितना है, अभी आप देखें इस सिग्नल के डायग्राम में पीरियड कितना है। पीरियड का हमारा रूल फिक्स है, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए और फिर वो पॉइंट कहाँ पे रिपीट हो रहा है, उन दोनों पॉइंट के जो टाइम पीरियड है, टाइम पॉइंट है, उनका डिफरेंस पीरियड होता है। तो ये देखिए 0 वाला पॉइंट हमने ले लिया, t=0 और ये पॉइंट मुझे वापस कहाँ पे मिल रहा है, इस जगह पे ये पॉइंट हमें मिल रहा है t=5 पे। तो इसका मतलब इस सिग्नल का पीरियड कितना हो गया, 5 सेकेंड्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि एक नया सिग्नल बना रहा हूँ, दैट इज x2t। x2t अगर हम ड्रॉ करेंगे तो जब मैं xt से x2t अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँगा तो इसके लिए क्या है हम देखेंगे आगे की क्लासेस में, बट अभी मैं एक बार आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि जब भी मैं टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो टाइम एक्सिस का हर एक पॉइंट 2 से डिवाइड हो जाता है और अगर इसको टाइम 2 से डिवाइड करूँगा तो हर एक पॉइंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए ये x2t का मतलब हर एक पॉइंट 2 से डिवाइड हो जाएगा, हर एक पॉइंट 2 से डिवाइड हो जाएगा, हर एक पॉइंट 2 से डिवाइड, हर एक पॉइंट 2 से डिवाइड। इट मीन्स x2t का डायग्राम मेरे पास में क्या आने वाला है, अभी x2t का जो मुझे डायग्राम मिलने वाला है वो कुछ इस तरह का डायग्राम होगा। ये कितना हो जाएगा, -2 / 2 -1 1 0, दिस इज सॉरी ये डिवाइड बाई 2 होने वाला है, दिस इज 3/2 मतलब 1.5, इट इज 1.5 and this point is 5/2, it is 2.5 and this point is 7/2, it is 3.5। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस सिग्नल का पीरियड कितना होगा, इस सिग्नल का पीरियड कितना, तो आप देखते बता सकते हैं सिग्नल का पीरियड यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दैट इज t 2.5 सेकेंड या 5/2 सेकेंड। तो यहाँ से हम एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर मैं सिग्नल पे किसी तरह की टाइम स्केलिंग करता हूँ तो उसके पीरियड की सेहत पे फर्क पड़ता है, मतलब पीरियड चेंज होता है। और चेंज किस तरह से चेंज होता है, देखिए मैंने x2t निकाला तो पीरियड कितना हो गया, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 5/2 हो गया। इट मीन्स पीरियड उतनी स्केल जितनी अमाउंट की हमने स्केलिंग की है उसी से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ मैं एक जनरल रिजल्ट लिख सकता हूँ कि अगर xt का पीरियड कैपिटल T है तो at का पीरियड होगा T/a। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो हमने जो इसकी क्लास ली थी पीरियडिक और नॉन पीरियडिक सिग्नल की, जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने पीरियड के कुछ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स बताए थे कि पीरियड किस तरह का हो सकता है, पीरियड किस तरह का हो सकता है। क्या क्या थे वो पैरामीटर, वो थे एक तो पीरियड हमेशा पॉजिटिव होगा, नॉन जीरो होगा और मिनिमम होगा। इट मीन्स पीरियड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूँ कि सपोज करें xt का पीरियड कैपिटल T है तो x -2t का पीरियड क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे t/-2 पीरियड नेगेटिव हो गया, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स हमें फॉर्मूले में क्या करना पड़ेगा, t/mod(a). दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला। हमने इसको समझ लिया है कैसे आ रहा है, ये कंसेप्ट समझ लिया किस तरीके से आ रहा है और इसका हमें यूज़ करना आना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमने भी स्केलिंग की है ये क्लियर होगी।
आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा किस तरह से स्केलिंग से पीरियड की सेहत पे क्या असर पड़ता है। एक्चुअली हमने स्केलिंग का एग्जांपल लिया है, तो एक शिफ्टिंग का भी एग्जांपल ले लेते हैं, टाइम शिफ्टिंग की। अगर मैं सिग्नल को टाइम शिफ्ट कर दूं तो उससे उसके पीरियड की सेहत पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो देखिए मैं इस एक्स टी सिग्नल की ही बात करता हूँ। यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ एक्स टी -2 सिग्नल का डायग्राम, एक्स टी -2। ये हम आगे की क्लासेस में देखेंगे कि ये शिफ्टिंग और स्केलिंग किस तरीके से की जाती है। एक्स टी -2 का डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं तो एक्स टी का डायग्राम यहाँ पे हमने ड्रॉ किया हुआ है, एक्स टी -2 का मुझे डायग्राम बनाना है। एक्स टी -2 मतलब क्या होगा, इस जगह पे कैसा होने वाला है डायग्राम। देखिए हमने यहाँ पे t-2 कर रहे हैं, t-2 हम यहाँ पे करेंगे तो ये जो ओरिजिनल सिग्नल है इसके हर एक पॉइंट में टाइम एक्सिस में +2 हो जाएगा। इधर माइनस करेंगे तो इस जगह पे +2 हो जाएगा। +2 होने का मतलब ये -2 है, इसमें अगर मैं +2 करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको रेड पेन से मेंशन कर देता हूँ कि एक्स t-2 करने से इसकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 एंड दिस विल बिकम 9। तो अब हम इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये 0 हो जाएगा, इट मीन्स, और उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट 0, ये वाला पॉइंट 4, ये वाला पॉइंट 5, ये वाला पॉइंट 7, ये वाला पॉइंट 9। अब मैं आपसे कहूँ कि इस सिग्नल का पीरियड कितना होगा, इस सिग्नल का पीरियड कितना होगा, तो कई स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं कि वो यहाँ से यहाँ देख लेंगे फिर से, बट ऐसा नहीं है। देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है जहाँ सिग्नल स्टार्ट हो रहा है, ये पॉइंट मुझे फिर से कहाँ मिल रहा है, फिर से ये पॉइंट इस जगह पे मिल रहा है, पॉइंट ये वाला पॉइंट कहाँ मिल रहा है मुझे, इस जगह पे। इट मीन्स इस सिग्नल का जो पीरियड कितना है 5 सेकेंड, और हमारे ओरिजिनल सिग्नल का पीरियड कितना था, वो भी 5 सेकेंड ही था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कभी भी किसी सिग्नल में टाइम शिफ्टिंग की जाती है तो उस सिग्नल के पीरियड की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है, और अगर टाइम स्केलिंग की जाती है तो उसका पीरियड चेंज होता है। और किस तरीके से चेंज होता है ये हम अभी देख चुके हैं। तो हमने अभी तक जो देखा है इसको एक बार समराइज कर लेते हैं हम कि टाइम शिफ्टिंग और टाइम स्केलिंग से पीरियोडिक सिग्नल के पीरियड पे क्या असर पड़ता है। तो देखते हैं इसको। अगर सिग्नल एक्स टी है जिसका कि पीरियड हम कह रहे हैं कैपिटल टी, अगर मैंने एक्स ए टी कर दिया तो इसका पीरियड हो जाएगा t/mod(a), और अगर मैंने एक्स टी +- मतलब कि शिफ्टिंग कर दी तो यहाँ पे पीरियड होने वाला है कैपिटल टी। इट मीन्स टाइम स्केलिंग से पीरियड चेंज होता है, टाइम शिफ्टिंग से पीरियड चेंज नहीं होता है। ये सभी चीज़ें एज इट इज़ इस एक्स टी के छोटे भाई पे भी एप्लीकेबल है विथ सम कंडीशंस। छोटा भाई मतलब एक्स एन, तो एक्स एन के लिए भी इन कंडीशन को मेंशन कर लेते हैं हम। एक्स एन मतलब डिस्क्रीट वाले सिग्नल की हम बात कर रहे हैं। एक्स एन का पीरियड कैपिटल एन हमने अज्यूम किया है, एक्स ए एन, इसका पीरियड एक्स ए एन का पीरियड होगा n/mod(a), ठीक है ना, n/mod(a). अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें पता है कि डिस्क्रीट जो सिग्नल होता है उसकी टाइम एक्सिस पे ओनली इंटीजर्स अलाउड होते हैं, नॉन इंटीजर्स उस पर अलाउड नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये तो इंटीजर है, ये इंटीजर है, और ये ए इंटीजर हो भी सकता नहीं भी हो सकता। तो ये रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर ये रिजल्टेंट इंटीजर नहीं है, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करें, एक एग्जांपल लेते हैं कि कैपिटल एन अगर हमारे पास में 3 है और a = 2, तो इस केस में पीरियड कितना होने वाला है 3/2। क्या डिस्क्रीट सिग्नल के या डिस्क्रीट एक्सिस पर 3/2 अलाउड है, अलाउड नहीं है। इट मीन्स n/a इसका पीरियड नहीं होगा। तो अब इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड होगा n/mod(a) * स्मॉल m, और यहाँ पे स्मॉल m क्या है, यहाँ पे स्मॉल m स्मॉलेस्ट
इंटीजर दैट will make n by mod of a into m an integer। समझेंगे इसको भी एग्जांपल से। स्मॉल m एक ऐसा छोटे से छोटा इंटीजर है जो n बाई a इंटू एम को एक इंटीजर बना दे। ये एग्जांपल ले लेते हैं। रिजल्टेंट सिग्नल मेरे पास में, रिजल्टेंट पीरियड ये क्या कह रहा था नॉर्मल रूल से 3/2, ठीक है ना। इसको स्मॉल m से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कंप्लीट चीज एक इंटीजर होनी चाहिए। इसके लिए स्मॉल m कितना रखना पड़ेगा मुझे, स्मॉल m 2 रखना पड़ेगा। तो इसका पीरियड हो जाएगा 3, कब, जब m इजिकल टू 2 है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि डिजिटल सिग्नल के केस में स्केलिंग का क्या असर पड़ता है, किस तरीके से असर पड़ता है। देखने में तो बिल्कुल एज इट इज असर है, बट कंसेप्ट, अगर हम कंसेप्ट पे जाएं तो वो रिजल्टेंट पीरियड जो है वो इंटीजर आना चाहिए। और इंटीजर कब आएगा, जब मैं किसी स्मॉल m से इसको मल्टीप्लाई करके इंटीजर बना लूँगा, तब इंटीजर आएगा। तो अगर मैं डिस्क्रीट में स्केलिंग करता हूँ तो ये रूल हमें याद रखना है, और इस पर अभी हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, उससे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हमने स्केलिंग का केस तो देख लिया। इसी तरह से एक्स एन प्लस माइनस एन नॉट, इसका पीरियड एन ही रहता है, मतलब शिफ्टिंग से पीरियड की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। ओके, तो ये कंसेप्ट हमने देख लिया। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जो भी कंसेप्ट हमने देखे, बिना क्वेश्चन लिए कंसेप्ट परफेक्टली क्लियर नहीं होते हैं। क्वेश्चन से ही कंसेप्ट क्लियर होंगे और हो सकता है हमें कुछ नई चीज़ सीखने को मिले। तो हम 2 क्वेश्चन लेते हैं और उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। तो देखिए, मैं यहाँ पे डिस्क्रीट सिग्नल की बात कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक तो मैं सिग्नल ले रहा हूँ कॉस पाई एन, और दूसरा जो सिग्नल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो है कॉस 8 पाई एन। ठीक, हमें इन दोनों सिग्नल का पीरियड बताना है। तो देखिए, डिस्क्रीट कॉस सिग्नल का पीरियड निकालने का तरीका हमने देखा हुआ है। कैसे निकालते हैं वो हम देख चुके हैं पहले। अभी मैं उस तरीके से भी सॉल्व कर लेंगे। इसका डायग्राम बना करके भी सॉल्व करेंगे और हमारे उस तरीके से सॉल्व करेंगे। वो तरीका क्या कहता था, वो तरीका कहता था 2 पाई अपॉन ओमेगा। 2 पीरियड कितना होता है, मैं अभी ये चेक नहीं कर रहा हूँ कि ये पीरियडिक है या नहीं है, मैं सीधा इसके पीरियड की बात कर रहा हूँ। इसका पीरियड कितना होगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा इंटू स्मॉल एम। ये कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन पाई इंटू स्मॉल एम। तो ये पीरियड मुझे कितना मिल गया, 2m इजिकल टू 1 पे। ओके, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। पीरियड हमने निकाल लिया, किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। देखिए, अब मैं इसका पीरियड निकालता हूँ। इसका पीरियड क्या होगा, 2 पाई अपॉन 8 पाई इंटू स्मॉल एम इजिकल टू कितना हो गया, 1 अपॉन 4 इंटू स्मॉल एम, कितना हो जाएगा, 1 एट m इजिकल टू 4। ठीक है, क्लियर, 1 एट m इजिकल टू 4। अब इनके डायग्राम को बनाते हैं। डायग्राम को बना करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। कॉस पाई एन का डायग्राम क्या होगा, देखिए n इजिकल टू 0। अगर इस कॉस पाई एन में मैं n इजिकल टू 0 पुट करता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, कॉस 0 का मतलब +1, n इजिकल टू 0। n इजिकल टू 1 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, कॉस पाई का मतलब -1। n इजिकल टू 2, कॉस 2 पाई का मतलब +1। n इजिकल टू 3, कॉस 3 पाई मतलब -1। ओके, तो यहाँ से देखिए आप इसका पीरियड क्या होगा। ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ मैं। ये वाला पॉइंट मुझे रिपीट कहाँ पे मिल रहा है, इस जगह मिल रहा है। मतलब इसका पीरियड 2 - 0 इजिकल टू 2 इसका पीरियड आ गया, जो कि हमने यहाँ से भी चेक किया था और ये सेम चीज़ हमने डायग्राम बना करके भी चेक कर ली है। ठीक है, ओके, इसका डायग्राम बनाते हैं, इस सिग्नल का डायग्राम बनाते हैं। n इजिकल टू 0, n इजिकल टू 0 का मतलब cos 0 दैट इज +1।
n इजिकल टू 1, n इजिकल टू 1 का मतलब cos 8 पाई, cos 8 पाई मतलब cos के अंदर अगर 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होता है, cos के अंदर अगर एंगल 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होता है तो उसकी वैल्यू होती है +1। तो n इजिकल टू 1 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी +1, n इजिकल टू 2 पे 16 पाई मतलब +1 एंड सो ऑन। तो यहाँ से आप चेक कीजिए सिग्नल का पीरियड कितना मिलेगा आपको। यहाँ से आप देखेंगे तो इस सिग्नल का पीरियड हमें कितना मिलने वाला है 1 - 0 इजिकल टू 1। ओके क्लियर। अब इसको हमारी स्केलिंग वाली प्रॉपर्टी से समझते हैं। स्केलिंग वाली प्रॉपर्टी अभी हमने देखी थी। देखिए इस सिग्नल को अगर मैं xn कहता हूं तो ये सिग्नल कितना हुआ x8n, ये वाला सिग्नल कितना हुआ x8n। ओके, तो इसका पीरियड अगर कैपिटल N है तो इसका पीरियड कितना होना चाहिए था n/8 इंटू स्मॉल m, n/8 इंटू स्मॉल m। तो देखिए लगाइए यहाँ पे कैपिटल N मतलब कि इसका पीरियड हो जाएगा, अगर इसके पीरियड को मैं इस सिग्नल को मैं इसके पीरियड को अगर मैं n1 नाम दे रहा हूँ तो इसका कितना होगा n/8 इंटू स्मॉल m। n मतलब इस सिग्नल का पीरियड जो कितना था यहाँ पे 2/8 इंटू स्मॉल m, ये कितना आएगा 1/4 इंटू स्मॉल m इजिकल टू 1 एट m इजिकल टू 4। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को 3 तरीके से सॉल्व कर लिया हमने। इसने हमारे कंसेप्ट भी क्लियर किए हैं। 3 तरीके कौन कौन से हो गए? एक तो मैंने आपको बताया था पीरियड निकालने का तरीका, डिस्क्रीट कॉस सिग्नल का पीरियड निकालने का तरीका 2π/ω इंटू m, एक तो वो मेथड था। दूसरा मेथड हमने क्या लिया, इसका डायग्राम बना लिया, डायग्राम से भी पीरियड निकल जाएगा, डायग्राम बना लिया। ओके, डायग्राम से इसका भी निकल जाएगा। तीसरा मेथड हमारी स्केलिंग वाली प्रॉपर्टी। अभी हमने स्केलिंग वाली प्रॉपर्टी देखी थी। स्केलिंग वाली प्रॉपर्टी में क्या था कि xn का पीरियड अगर कैपिटल N है तो xan का पीरियड क्या होगा n/mod(a) इंटू स्मॉल m। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो अभी हमने इस क्वेश्चन को 3 तरीके से किया है ना सॉल्व, इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। ठीक है ना, तो अब आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन लेंगे आप, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो हम ले चुके हैं, अब थोड़ा सा ढंग के क्वेश्चन लेने पड़ेंगे। क्वेश्चन में ले रहा हूं xn इजिकल टू cos πn² और xt इजिकल टू cos πt²। दो सिग्नल मैंने लिए हैं, एक डिस्क्रीट सिग्नल है और एक डिस्क्रीट है, एक कंटिन्यूस सिग्नल है। सेम सिग्नल है, बस डिफरेंस कितना है, एक डिस्क्रीट है और एक कंटिन्यूस है। इसको आपको चेक करना है कि ये सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं है। अगर पीरियोडिक है तो इनका पीरियड कितना होगा। गेट लायक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हमें कंसेप्ट समझते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, कंसेप्ट का यूज करते हुए। देखिए किसी भी सिग्नल का पीरियड अगर मुझे निकालना है, अगर मैं वैल्यू रख करके निकाल रहा हूँ तो बहुत बढ़िया, मतलब डायग्राम अगर मैं बना सकूँ तो बहुत बढ़िया है। अगर मैं डायग्राम नहीं बना सकता, मेरे माइंड में कुछ भी नहीं सूझ रहा है, तो मुझे क्या करना है, बेसिक्स पे जाना है। मेरे माइंड में अगर कुछ भी मुझे सूझ नहीं रहा है, कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा है, तो हमें बेसिक पे जाना है। और बेसिक का मतलब क्या हुआ कि कोई भी सिग्नल पीरियोडिक कब होगा, जब xn इजिकल टू xn+n होगा। अगर कोई भी सिग्नल इस रूल को फॉलो करेगा तो वो पीरियोडिक होगा। देख लेते हैं ये दोनों सिग्नल इस रूल को फॉलो कर रहे हैं क्या। तो यहाँ पे देख लेते हैं xn का मतलब हो गया cos πn² इजिकल टू cos πn+N होल स्क्वायर। ओके ठीक है ना, ये हो जाएगा cos πn² इजिकल टू cos πn² प्लस πN²
2 पाई स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन। ओके, ये दोनों इक्वल होने चाहिए सिग्नल। ये दोनों इक्वल किस कंडीशन में होंगे? कॉस और साइन में हमने इस चीज़ को बार बार देख रहे हैं, जब ये चीज़ 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होगा उस कंडीशन में ये दोनों चीज़ें इक्वल होगी। तो इस कंडीशन को मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, पाई एन स्क्वायर 2 पाई एन एन इज इक्वल टू 2m पाई। 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। पाई से पाई तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। देखिए पाई से पाई मैंने कैंसिल कर दिया, तो मुझे अभी क्या मिला है, एन स्क्वायर 2nn इज इक्वल टू 2m। 2m का मतलब 2m का m एक इंटीजर है, 2m का मतलब इवन नंबर या 2 का मल्टीपल नंबर, ठीक है ना। तो ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो ये सिग्नल पीरियोडिक है, अदरवाइज पीरियोडिक नहीं है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है, इसको चेक करने के लिए हमें थोड़ा सा और ढंग के लेवल का माइंड लगाना पड़ेगा। देखिए स्मॉल एन एक इंटीजर, ठीक है ना, डिस्क्रीट सिग्नल की बात करें, स्मॉल एन एक इंटीजर, कैपिटल एन भी एक इंटीजर, इंटीजर इंटू इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर। और जब मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, रिजल्टेंट क्या होगा, 2 का मल्टीपल। रिजल्टेंट क्या होगा, 2 का मल्टीपल। इट मीन्स ये वाली चीज जो है ये तो 2 का मल्टीपल है। मुझे ये दोनों मिला करके 2 का मल्टीपल चाहिए, मुझे दोनों मिला करके 2 का मल्टीपल चाहिए, ये ना 2 का मल्टीपल आंसर रिजल्ट। तो देखिए ये कैपिटल एन, ये 2 का मल्टीपल किस केस में होगा, कैपिटल एन 2 का मल्टीपल किस केस में होगा, माइंड में देखिए। अगर कैपिटल एन 1 है और 1 का स्क्वायर में करता हूँ तो 2 का मल्टीपल नहीं हुआ, 2 का मल्टीपल नहीं हुआ। कैपिटल एन अगर 2 है तो 2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 4 आता है, वो 2 का मल्टीपल है। कैपिटल एन अगर 3 हुआ तो मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ, कितना आता है, 9 आता है। कैपिटल एन इज इक्वल टू 9 आता है। इट मीन्स, और चलिए 3 तक मैंने देख लिया, 3 का स्क्वायर 9 आया तो 2 का मल्टीपल नहीं हुआ। 4 है उस केस में कितना आता है, 16 आता है। 4 का स्क्वायर 16 आता है, इट मीन 2 का मल्टीपल हुआ। तो मतलब मेरे को किस केस में 2 के मल्टीपल मिल रहे हैं, जब कैपिटल एन 2 है, 4 है, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो कैपिटल एन पीरियड है, हमें पता हो पीरियड हमेशा मिनिमम होता है। इट मीन्स ये एन की जो मिनिमम वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है, उस केस में ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। एन की मिनिमम वैल्यू 2 है, उस केस में इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर एन इज इक्वल टू 2 है तो ये सिग्नल पीरियोडिक है। एन इज इक्वल टू 4 के केस में पीरियोडिक है, एन इज इक्वल टू 6 के केस में पीरियोडिक है, बट पीरियड एक मिनिमम होता है, मिनिमम चीज होती है। तो एन इज इक्वल टू 2 के केस में सिग्नल पीरियोडिक है, तो ये सिग्नल यस इट इज पीरियोडिक एंड इट्स पीरियड इज 2 सेकेंड। इट्स पीरियड इज 2 सेकेंड। तो ये सिग्नल आपका पीरियोडिक हो गया, यस ओके डन। अब इस सिग्नल को चेक करते हैं, मेथड यही है, मेथड ही मैथमेटिकली हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, बस इधर कंसेप्ट लगाना पड़ेगा थोड़ा हमें। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए एक्स टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस कैपिटल टी होना चाहिए, ओके। कॉस पाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस पाई टी प्लस कैपिटल टी होल स्क्वायर होना चाहिए। कॉस पाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस पाई टी स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल टी होल स्क्वायर प्लस पाई टी, ठीक है। तो यहाँ पे वही कंडीशन लगाए थे हम कि इसका मतलब क्या हो गया, पाई टी स्क्वायर प्लस पाई टी, सॉरी ये 2 आएगा यहाँ पे ना, 2 पाई टी टी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2m पाई, पाई से पाई कैंसिल। तो यहाँ पे अल्टीमेटली अगर टी स्क्वायर प्लस 2 टी टी इज इक्वल टू 2m, सेम टू सेम वैसी चीज़ आ गई यहाँ पे, ठीक है। कहने का मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये अगर 2 का मल्टीपल है, ये लेफ्ट हैंड साइड 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल इंटीजर है, तो ये सिग्नल पीरियोडिक अदरवाइज नहीं है। तो देख लेते हैं इसका पीरियोडिक होने की कंडीशन। देखिए ये 2 ठीक है, ये t क्या ये इंटीजर है, स्मॉल टी इंटीजर है, नो, स्मॉल टी कुछ भी हो सकता है, चेंज हो रहा है और कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वो इंटीजर है। कैपिटल टी तो मैं निकालना ही है मुझे। कहने का मतलब ये इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये तो कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है अपनी वैल्यू।
इधर मैं देखूं ये अपनी वैल्यू तो चेंज कर रहा है लेकिन एज ए इंटीजर ही चेंज कर रहा है, तो ये रिजल्टेंट हमेशा 2 का मल्टीपल ही रहेगा। वैल्यू चेंज करे बट रिजल्टेंट हमेशा 2 का मल्टीपल ही रहेगा। ये अपनी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, रिजल्टेंट हमेशा 2 का मल्टीपल नहीं रहेगा। रिजल्टेंट मतलब इस कंप्लीट चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, इस कंप्लीट चीज़ की, ये हमेशा 2 का मल्टीपल नहीं रहेगा। ये कभी फ्रैक्शन आएगा, सपोज करें स्मॉल टी 0.1 सेकेंड है, 0.1 सेकेंड के केस में फ्रैक्शन आ जाएगा। स्मॉल टी 2 सेकेंड है, उस केस में हो सकता है इंटीजर आ जाए। तो कहने का मतलब स्मॉल टी कांस्टेंट नहीं है, इंटीजर नहीं है। इट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि ये रिजल्ट आपका 2 का मल्टीपल आए, ज़रूरी नहीं है कि ये रिजल्ट आपका 2 का मल्टीपल आए। इट मीन्स दिस सिग्नल इज नॉन पीरियोडिक, दिस सिग्नल इज नॉन पीरियोडिक, और नॉन पीरियडिक है तो इसका पीरियड नहीं निकल सकता। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अगर हम इस तरह से अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करेंगे, इस तरह की अप्रोच डेवलप हो जाएगी, माइंड क्वेश्चन सॉल्व करने की इस तरह की अप्रोच डेवलप हो जाएगी, तो टफ से टफ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन गेट लायक क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट रट लेंगे, इसको रट लेंगे तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आएगा एज इट इज आगे तो आप सही कर दोगे, लेकिन अगर कंसेप्ट आपने नहीं समझा और उस कंसेप्ट को अगर गेट वालों ने कुछ घुमा दिया तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से इन कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अब ये पीरियोडिक है, तो इस सिग्नल का आप डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए और डायग्राम से भी इसका पीरियड निकालने की कोशिश कीजिए, वो बन जाएगा। n इजिकल टू 0 पे कितना होगा, +1 होगा, n इजिकल टू 1 पे कितना होगा, -1 होगा, n इजिकल टू 2 पे कितना होगा, ये +1 होगा। इस तरीके से अल्टरनेट आएगा और n कैपिटल N आपको 2 मिलेगा डायग्राम में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक स्टैंडर्ड के ढंग के क्वेश्चन ने आपको कुछ और नए कंसेप्ट दिए होंगे, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अभी क्या लेंगे हम। तो पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल में हमने कंसेप्ट देख लिया है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूँ कि हमने क्या क्या कहाँ से शुरुआत की थी। सबसे पहले हमने किसी भी सिग्नल के पीरियड को डिफाइन किया था कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए डिस्क्रीट और कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के केस में। फिर हमने उसके बाद में देखा था कि दो पीरियोडिक सिग्नल, कंटिन्यूस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, दो पीरियोडिक सिग्नल को अगर हम ऐड करें तो रिजल्टेंट सिग्नल के पीरियोडिक होने की क्या कंडीशन है। क्या कंडीशन थी कि जो दोनों इंडिविजुअल सिग्नल है उनके पीरियड का रेशियो रैशनल नंबर होना चाहिए, तब तो सिग्नल रिजल्टेंट सिग्नल पीरियोडिक होगा। और पीरियड क्या होगा, कैपिटल टी क्या होगा, वो एलसीएम होगा इंडिविजुअल सिग्नल के पीरियड्स का, ठीक है, ओके। इसी तरह डिस्क्रीट के केस में दो पीरियोडिक डिस्क्रीट सिग्नल को अगर हम ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट सिग्नल हमेशा पीरियोडिक होता है, ठीक है। उसके बाद में अगली चीज़ क्या, हमने डिस्क्रीट वाले साइनसोइडल सिग्नल को की पीरियोडिसिटी हमने चेक की थी। वो कैसे चेक की थी, 2π/ω एक रैशनल नंबर होना चाहिए तो वो डिस्क्रीट साइनसोइड आपके पीरियोडिक हो जाएंगे, ओके। और उसके बाद में हमने कुछ क्वेश्चन से इन कंसेप्ट को समझने की कोशिश की थी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी थी कि स्केलिंग और टाइम शिफ्टिंग का पीरियड पे क्या असर पड़ता है, ओके। तो यहाँ पे हमारा पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ और हम आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एनर्जी एंड पावर सिग्नल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर कुछ भी स्टैंडर्ड के ढंग के क्वेश्चन बनने हैं तो दो टॉपिक हैं यहाँ पे, दो क्लासिफिकेशन वहीं से बनने, एक तो पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक और एक सेकंड वन क्या है, एनर्जी एंड पावर सिग्नल। तो सबसे पहले हम एनर्जी देखते हैं। किसी भी सिग्नल की एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एनर्जी को मैं ई से, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करूँगा। ये क्या होता है, -∞ टू +∞ मॉड ऑफ xt² dt, ओके। अब ये कब है, जब आपका सिग्नल कॉम्प्लेक्स है। अगर आपका सिग्नल रियल है तो उस केस में मॉड x इजिकल टू x हो जाएगा, x² dt। डिस्क्रीट के केस में ये क्या होगा, अगर डिस्क्रीट की मैं बात करूँ तो डिस्क्रीट के केस में इंटीग्रेशन की जगह समेशन होता है, समेशन n इजिकल टू -∞ टू +∞ मॉड ऑफ xn² या
समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एन। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर इजी एग्जाम में कई बार फॉर्मूले डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है यहाँ पे, कुछ समझने वाली चीज़ें हैं। अगर मैथमेटिकली तो हमने फॉर्मूला लिख दिया, बट इसको देखने का एक अलग नज़रिया भी हम लगा सकते हैं। वो क्या नज़रिया है कि मैं इस इंटीग्रेशन को कहूँ, अगर मैं कोई आपके सामने लिखता हूँ कि ये इंटीग्रेशन है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स टी डी टी, ये इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व बताता है। वो कौन से कर्व का एरिया बताता है? एक्स टी कर्व का एरिया। मतलब ये इंटीग्रेशन क्या कह रहा है? ये इंटीग्रेशन आपको एक्स टी का एरिया दे रहा है। तो यहाँ मैं मेंशन करता हूँ इट इज एरिया ऑफ एक्स टी। ओके, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर मैं इस इंटीग्रेशन की बात करूँ या इसकी बात करूँ तो ये मुझे क्या दे रहा है? ये इंटीग्रेशन मुझे दे रहा है एक्स स्क्वायर टी का एरिया। ये इंटीग्रेशन मुझे एक्स स्क्वायर टी का एरिया दे रहा है। ओके, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एनर्जी की जो वैल्यू होती है, एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से ज़्यादा मतलब कि पॉजिटिव होती है और इनफाइनाइट से कम। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती और इनफाइनाइट नहीं हो सकती। 3 चीज़ें, नेगेटिव नहीं, 0 नहीं, इनफाइनाइट नहीं। अगर ऐसा है इट मीन्स वो सिग्नल एनर्जी सिग्नल नहीं है, ठीक है ना। अगर एनर्जी 0 से इनफाइनाइट के बीच में है तभी वो सिग्नल एनर्जी सिग्नल है, अदरवाइज वो सिग्नल एनर्जी सिग्नल नहीं है, ठीक है। ओके, तो अब एनर्जी का हमने फॉर्मूला देख लिया। अभी सिंपल फॉर्मूला देख रहे हैं, अभी क्वेश्चन लायक चीज़ों पे नहीं पूछ रहे हैं। देखते हैं, क्वेश्चन भी लेंगे थोड़ी देर में, पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। तो हमने एनर्जी देख लिया। एनर्जी क्या है? पावर की बात करते हैं हम। पावर फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर कर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट्स नहीं लगाई है, और इंटीग्रेशन में आगे 1 अपॉन कुछ आता है, 1 अपॉन कुछ आता है इंटीग्रेशन में आगे। तो देखिए इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है? -t/2 से +t/2। और आगे यहाँ पे क्या आएगा? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे यहाँ पे आएगा, ये जो इंटीग्रेशन ने कंप्लीट जो रेंज कवर की है, इंटीग्रेशन ने जो कंप्लीट रेंज कवर की है वो चीज़ आगे आएगी। इंटीग्रेशन कंप्लीट क्या रेंज कवर की है? -t/2 से +t/2, मतलब कंप्लीट रेंज क्या हुई है? कैपिटल टी। ये एनर्जी का सॉरी ये पावर का फॉर्मूला है। कई बार एग्जाम में फॉर्मूला एज इट इज़ पूछ लेते हैं, बट यहाँ पे भी दिमाग लगाने की ज़रूरत है। फॉर्मूले को अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। देखिए यहाँ पे आगे मैं क्या कह रहा हूँ, ये 1 अपॉन क्या आएगा? ये इंटीग्रेशन की रेंज। अब अगर इंटीग्रेशन की मैं लिमिट्स बदल दूँ, इंटीग्रेशन की अगर मैं लिमिट्स बदल दूँ, लिमिट्स में क्या कर दूँ इंटीग्रेशन की, सपोज करें -t/2 से +t/2, और अगर मैं लिमिट कर देता हूँ इंटीग्रेशन की 0 से t कर देता हूँ, 0 से t कर देता हूँ, तो भी आगे 1/t ही आने वाला। मतलब ये फॉर्मूला भी सही है। अगर इंटीग्रेशन 0 से t हम कर रहे हैं तो आगे 1/t आने वाला, ये फॉर्मूला भी सही है। और अगर इंटीग्रेशन में कर देता हूँ -t से +t, इंटीग्रेशन में कर देता हूँ -t से +t, तो उस केस में आगे 1/2t आने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट रेंज देखिए आप क्या कवर हुई है, -t से +t, मतलब 2t आपकी कंप्लीट रेंज कवर हुई है। ओके, क्लियर। तो ये फॉर्मूला इस तरह समझना है, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूले को घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। ये आगे आने वाली चीज़ कहाँ से डिसाइड होगी? ये हमारे इंटीग्रेशन की रेंज से डिसाइड होगी। तो अगर फॉर्मूला डिसाइड करने से पहले आपको ये देखना कि इंटीग्रेशन की रेंज क्या है। इंटीग्रेशन की रेंज के हिसाब से 1 अपॉन आपको इंटीग्रेशन के आगे लगाना, 1 अपॉन जो भी रेंज है वो आपको लगाना, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से अगर मैं डिस्क्रीट की बात करूँ तो 1 अपॉन कर देते हैं यहाँ पे, 1 अपॉन इंटीग्रेशन n इज इक्वल टू -n2 + n xn होल स्क्वायर। तो अब आगे 1 अपॉन में क्या आने वाला है देखिए यहाँ पे। तो आप कह सकते हैं कि -n से +n कितना हुआ? -n से +n कितना हुआ? 2n हुआ। नहीं, ये रॉन्ग है।
डिस्क्रीट के केस में रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ यहाँ पे डिस्क्रीट सिग्नल में ड्रॉ करता हूँ, -1 से लेकर के 1 तक की रेंज का मैं सिग्नल ड्रॉ करता हूँ। इसमें कितने पॉइंट है देखिए आप, -1 से 1 के बीच में कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 1 2 3, 0 भी एक पॉइंट है। तो अब अगर आप रेंज ऐसे निकालेंगे कि 1 एंड पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट, तो उस केस में 2 आ रहा है, जबकि इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स 3 है, एक 0 भी ऐड हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे क्या आने वाला है, 2n+1, 2n+1। ओके ठीक है ना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है जो मैंने इंटेंशनली छोड़ दी थी। अगर कुछ लोग रिवाइज कर रहे हैं जिनको पहले से पता है तो उनके माइंड में वो चीज़ क्लिक होनी चाहिए, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेते हैं, उसमें फार्मूले में 3 ऑप्शन में कुछ ना कुछ बहुत माइनर मिस्टेक होगी, वो आपको पकड़ में आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे P इजिकल टू लिमिट कैपिटल T टेंस टू इनफाइनाइट और आएगा, लिमिट कैपिटल T टेंस टू इनफाइनाइट और आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, लिमिट कैपिटल N टेंस टू इनफाइनाइट आएगा। अब ये फॉर्मूला कंप्लीट हुआ, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी सेम वही रूल है, पावर की वैल्यू 0 से ज़्यादा और इनफाइनाइट से कम होनी चाहिए। कहने का मतलब पावर कभी भी 0 नहीं हो सकती, पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, पावर कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो वो सिग्नल पावर सिग्नल नहीं हुआ, अगर ऐसा है तो वो सिग्नल पावर सिग्नल नहीं हुआ। तो ये हमने फॉर्मूले देख लिए हैं। इन फॉर्मूले को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट मैं रिजल्ट या इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स आपको बताऊंगा, जिससे कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन, मतलब इजी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, टफ क्वेश्चन के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, इजी क्वेश्चन आपके देखते ही सॉल्व हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट या इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स देखते हैं एनर्जी और पावर सिग्नल से रिलेटेड। तो हम क्या देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वो भी हम किससे रिलेटेड देख रहे हैं। सबसे पहले एनर्जी सिग्नल, पहला रिजल्ट क्या है, पहला रिजल्ट क्या है, पहला रिजल्ट है पीरियोडिक सिग्नल contains infinite energy। इनफाइनाइट एनर्जी हो गई, इट मीन्स क्या, वो एनर्जी सिग्नल हुआ नहीं। इट मीन्स दीज आर नॉट एनर्जी सिग्नल। पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि पीरियोडिक सिग्नल कभी भी एनर्जी सिग्नल नहीं होंगे। आपसे पूछें कि पीरियोडिक सिग्नल की एनर्जी कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, इसलिए वो एनर्जी सिग्नल नहीं होते हैं। ओके ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि पीरियोडिक सिग्नल की तो हमने बात कर ली, नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स आर एनर्जी सिग्नल इफ कंडीशन ए नॉन पीरियोडिक सिग्नल है एनर्जी सिग्नल इफ इट इज ऑफ डिकेइंग नेचर। नॉन पीरियोडिक सिग्नल एनर्जी सिग्नल है कब, जब वो डिकेइंग नेचर का। डिकेइंग का मतलब क्या हुआ, सिग्नल जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है सिग्नल की वैल्यू कम हो रही है, टाइम बढ़ने पे सिग्नल की वैल्यू कम हो, उसको हम डिकेइंग नेचर का सिग्नल कहते हैं, ठीक है ना। या इसी को अदर वर्ड्स में मैं कह दूं, और बी इंटीग्रेशन ऑफ -∞ टू +∞ xt dt <∞। इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ को हम क्या कहते हैं, xt का एरिया। xt का एरिया फाइनाइट होना चाहिए। डिकेइंग को कहने का ही दूसरा तरीका है। डिकेइंग का मतलब क्या हुआ, उसका एरिया फाइनाइट है। अगर वो इंक्रीजिंग नेचर का होता तो उसका एरिया फाइनाइट नहीं होता। तो डिकेइंग को कहने का मैथमेटिकल जो डिकेइंग सिग्नल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, डिकेइंग मतलब फाइनाइट एरिया।
तो अगर किसी सिग्नल का एरिया आपको फाइनाइट दिख रहा है तो आप उसको कह सकते हो कि वो सिग्नल एनर्जी सिग्नल होगा। कुछ एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से सॉल्व करने समझने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को। क्वेश्चन 1 इजी से शुरू करते हैं। एक सिग्नल है xt 2 से 4 एम्पलीट्यूड 2। आपको इस सिग्नल की पहले तो बताना है एनर्जी सिग्नल है या नहीं है। एनर्जी है तभी तो एनर्जी निकालेंगे। तो देखो क्या ये सिग्नल पीरियोडिक है? नो, ये रिपीट नहीं कर रहा है अपने आप को। पीरियोडिक नहीं है तो सेकंड चीज़ क्या इसका एरिया फाइनाइट है? बिल्कुल इसका एरिया फाइनाइट है। फाइनाइट है तो कितना है इसका एरिया? 2 × 2 दैट इज 4 यूनिट इसका एरिया है। 4 यूनिट इसका एरिया है। ये विड्थ इसकी 2, हाइट इसकी 2, 4 यूनिट इसका एरिया। तो अब इसकी इट मीन्स ये एनर्जी सिग्नल है। अगर ये एनर्जी सिग्नल है तो इसकी एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? -∞ टू +∞ x² t dt। यहाँ पे हो जाएगा 2 to 4 x² t। इस रेंज में कितना? 2 का स्क्वायर dt। मतलब ये कितना हो जाएगा? 4 × 4 - 2 = 8 यूनिट। इस सिग्नल का जो एरिया हुआ वो 8 यूनिट हुआ। ठीक है, एक और सिग्नल लेते हैं। e⁻⁻⁸ e⁻⁻⁸ इसकी एनर्जी फॉर्मूला -∞ टू +∞ x² t dt। सिग्नल आपका कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है? 0 से इन्फिनिटी एग्जिस्ट कर रहा है। तो लिमिट हो जाएगी यहाँ पे 0 to ∞ x² t मतलब e⁻⁻2at dt। मतलब ये हो जाएगा -1/2a e⁻⁻2at 0 to ∞। इसकी वैल्यू मुझे कितनी मिलने वाली है? 1/2a माइनस e⁻∞ की -∞ की वैल्यू कितनी होती है? 0 और इसकी वैल्यू -1। कहने का मतलब ये एनर्जी कितनी होगी? 1/2a। एनर्जी कितनी हो गई है इस सिग्नल की? 1/2a। फाइनाइट आई एनर्जी फाइनाइट आई। अगर एनर्जी फाइनाइट नहीं आती तो ये सिग्नल एनर्जी सिग्नल नहीं होता। ठीक है ना? तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें जो अभी हमने एनर्जी और पावर सिग्नल से रिलेटेड चीज़ें देखी है थोड़ी बहुत क्लियर होगी। 100% तो क्लियर होने की मैंने बताया ही नहीं है आपको। क्लियर कैसे हो सकती है? अभी उस स्टेज पे हम पहुँचे ही नहीं है। तो उस स्टेज पे हम पहुँचेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जब हम इस एनर्जी और पावर वाले टॉपिक से कुछ और ढंग के क्वेश्चन लेंगे। गेट लायक क्वेश्चन, जो गेट में आए हुए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लेंगे, तभी हमारे कंसेप्ट प्रॉपर्ली क्लियर हो सकें। अभी तो मैंने बहुत बेसिक लेवल की बात की है। आगे वाली क्लास में हम थोड़ी सी स्टैंडर्ड और थोड़ी हाई लेवल की बात करेंगे। तो इस क्लास को हम यहीं कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आपको जो आपके कंसेप्ट हैं वो क्लियर हुए होंगे, कुछ नई चीज़ें आपने सीखी होगी। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना? और अगर कोई इशू रहा है तो कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट दीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को पूछिए ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं और हमारी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप कर सकें और अच्छी कर सकें हम लोग। तो इसी नोट के साथ में हम आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू एंड गुड बाय। ओके।